हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से अपने जी रसायन यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और काम में व्यस्त होने के साथ साथ पढ़ाई भी आप लोग जबरदस्त कर रहे होंगे। ठीक, तो जैसे हमारे पुराने साथी जितने हैं उन सबको तो पता ही है कि हमारी ये क्लास जो है रोज प्रतिदिन होती है कक्षा 10 वालों के लिए, जिसमें हम साइंस पढ़ रहे हैं। ठीक, और जो साथी नए जुड़ रहे हैं वो क्या करेंगे, सबसे पहले इस इवेंट को, इस सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस करेंगे ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक। ठीक, तो चलिए हम क्या पढ़ रहे थे इस क्लास में। इस इवेंट में हमारा चल रहा था पहला जो हमारा चैप्टर था, अध्याय 1 था। अध्याय 1 क्या था? रासायनिक समीकरण या रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, जिसको हमने क्या किया है, पूरा खत्म कर दिया है। उसमें हमने एक महत्वपूर्ण बिंदु भी देखे हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी देखे हैं। ठीक, और जितने उसमें होते थे, जितने टॉपिक होते थे, उन सबको हमने कवर कर लिया है। तो आज हमारा एक जो नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, बोले आप चैप्टर, जो हमारा नया अध्याय शुरू होने वाला है, क्या है? अध्याय हमारा दूसरा आज शुरू होने वाला है। ठीक, अध्याय दूसरे की हमारी क्या है? पहली क्लास है। अध्याय दूसरे की क्या है? हमारी पहली क्लास है, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? अम्ल क्षारक तथा क्या पढ़ेंगे? अम्ल क्षारक तथा लवण के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, अगर हम पार्ट लेसन दूसरे अध्याय की बात करें तो क्या है? अम्ल क्षारक तथा लवण के बारे में हम देखेंगे। ठीक, जो हमारा सेकेंड अध्याय है उसका नाम क्या है? उसका नाम है अम्ल क्षारक या अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में हम देखेंगे। ठीक, देखिए अम्ल जो होता है और क्षार जो होते हैं, जितने भी प्रयोग किए जाते हैं उसमें सभी लोग जो है जैसे नए नए आते जाते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ संशोधन करके अपना नया जोड़ देते हैं। ठीक, तो अगर हम अम्ल की बात करें या क्षार की बात करें तो इसमें हमें 3 अवधारणा को पढ़ना है। ठीक, पहले सब लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर सकते हो ना, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत से क्लासें रिकॉर्ड की जाती हैं, बनाई जाती हैं आप लोग के लिए। तो आप लोग का तो फर्ज इतना बनता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें, पहुंचाएं, हमारे भी हौसलों को बढ़ाएं। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग हमारी वीडियो देखते तो हो, हमारे इवेंट में आते हो और देखते भी हो, लेकिन लाइक नहीं करते हो। लाइक सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस करिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक। ठीक, तो देखिए हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? अम्ल क्षारक तथा लवण की हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, जब कोई भी प्रयोग किया जाता है तो उसके क्या होते हैं, अनेक वैज्ञानिक, अनेक विद्वान आते हैं, वो अपना अपना मत प्रस्तुत करते हैं। कोई आया अपना मत प्रस्तुत किया, कोई और आया उनसे बेहतर प्रस्तुत कर दिया अपना मत। तो इसी तरह जो अवधारणाएं होती हैं, जो अम्ल और क्षार की बात करें तो इसमें हम 3 अवधारणा पढ़ेंगे। ठीक, जिसमें से मुख्य होगा आर्हेनियस अवधारणा। क्या होगी? और आर्हेनियस अवधारणा, जिसे हम आयनन के आधार पर अम्ल कहेंगे या आधुनिक अवधारणा कहेंगे। ठीक, और दूसरी जो हमारी होने वाली है, दूसरी हमारी ब्रोस्टेस्टेड क्या है? ब्रोस्टेस्टेड अवधारणा है। तीसरी हमारी क्या है? लुईस अवधारणा है। इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए जो हमारे पास ब्रोस्टेस्टेड अवधारणा है इससे क्वेश्चन कम आते हैं। जो हमारे पास लुईस अवधारणा है इसके भी क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, क्योंकि और हाँ, दूसरी चीज ये है इसके पढ़ने का, इस जो दोनों अवधारणा नहीं है इसको पढ़ने का मेन मकसद ये है क्योंकि आजकल जो बोर्ड के पेपर बनाए जाते हैं उनका लेवल हाई हो जाता है। सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस 2-4 क्वेश्चन आने ही आने हैं, और अम्ल क्षार से तो 10-12 नंबर 100% आएंगे ही आएंगे। ठीक, तो इस चैप्टर में इसीलिए इन दोनों को छोड़ा नहीं जाता है। बाकी तो इम्पोर्टेंट वही है, महत्वपूर्ण जो आर्हेनियस अवधारणा है। ठीक, तो चलिए हम बात क्या करेंगे, पहली किसकी अवधारणा की बात करते हैं? आर्हेनियस अवधारणा या इसे क्या कहते हैं? आयनन के आधार पर अम्ल, क्या कहते हैं? आयनन के आधार पर
के आधार पर या आपको देखिए हारेनियस अवधारणा या आयनन के आधार पर या आधुनिक अवधारणा भी इसे कहते हैं। क्या कह सकते हैं? आधुनिक अवधारणा में भी यही आ जाता है। ठीक, हम इन सब की चर्चा करेंगे, लेकिन इस सब से चर्चा करने से पहले हम आपको बता दें कि अम्ल क्या होता है। जो स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। बहुत पहले हम आपको क्या हुआ था, बहुत पहले आप इस चीज को देख भी लिए होंगे कि जो अवधारणा होती है, अम्ल की जो परिभाषा होती है तो छोटी मोटी 4-5 क्लास की है। ठीक, लेकिन इससे हम थोड़ा हट के पढ़ें क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम देने हैं। अब बोर्ड एग्जाम में लल्लू सा प्रश्न तो आएगा नहीं। हाँ, बहुविकल्पी में आपको मिल सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं जो लल्लू से होंगे, पर आपको लल्लू से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक, तो इसीलिए हम अरेनियस की बात करेंगे। इसमें हम स्वाद में तो खट्टे होते हैं, हम स्वादहीन होते हैं, इन सब की तो चर्चा करेंगे ही। इनके साथ साथ हम अपने लेवल की भी बात करेंगे। ठीक, तो जैसे अरेनियस की बात आई, अरेनियस चाचा जो हैं हमेशा किससे आते हैं? बोर्ड से आते हैं। आप थोड़ा सा हम आपको थोड़ा सा एक थ्योरेटिकल माध्यम से बताएंगे ताकि आपके दिमाग में उस बात कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए ना। देखिए क्या है, अरेनियस चाचा जो थे, अरेनियस चाचा जो थे हमेशा बोर्ड से आते थे। किससे आते थे? बोर्ड से आते थे। जो अरेनियस चाचा थे हमेशा बोट से आते थे। अब बोट कहाँ से आती थी? जो नाव होती है वो कहाँ से आती है? वो जल से आती है। कहाँ से आती है? जल से आती है। अब जब जल से आती है तो इसका मतलब समझिए आप, जो अरेनियस सिद्धांत है ये जलीय विलयन पर आधारित है। किस पर है? जलीय विलयन, जलीय विलयन पर आधारित है। जो आयनन के आधार पर है, आधुनिक अवधारणा है, ये सब किस पे आधारित है? जलीय विलयन पर। ठीक, अरेनियस चाचा हमेशा बोट से आते थे और बोट कहाँ चलती है? जल में चलती है। तो हम किसकी बात करने वाले हैं? जलीय विलयन की बात करने वाले हैं। ठीक, अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें, अगर हम अरेनियस अवधारणा पे अगर अम्ल की परिभाषा की बात करें तो वे पदार्थ होते हैं, यहाँ लिखिए अवधारणा में, यही डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर इसकी परिभाषा लिखिए कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन, क्या है? ये पदार्थ जो जलीय विलयन में प्लस आयन देते हैं। क्या देते हैं? प्लस आयन या धन आयन देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन, अभी हम जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं उसे अम्ल कहते हैं। ठीक, या अम्ल कहलाते हैं, या अम्ल कहलाते हैं। क्या है? जो जलीय विलयन में क्या देते हैं? प्लस आयन देते हैं ना, धन आयन देते हैं, प्लस आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल विलयन कहते हैं ना। अम्ल कहलाते हैं या अम्ल कहते हैं। ठीक, इसको हमने बहुत जब छोटी क्लास में हमने देखा था कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है ना, इसी तरह हमने देखा था। पर यहाँ पर इसके लेवल के हिसाब से लिखना होगा कि हमारी जो कक्षा है वो 10th है और बोर्ड के एग्जाम देने हैं ना, इसी के साथ इसीलिए हमें क्या करना पड़ा, थोड़ा लेवल को हाई रखना पड़ रहा है। जैसे वे पदार्थ जो जलीय विलयन में धन आयन देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ठीक, अम्ल की परिभाषा तो समझ में आ गई होगी। अगर इसके हम उदाहरण की बात करें, उदाहरण की अगर हम बात करें जिसे आप एग्जाम्पल बोलते हो, उदाहरण में देखिए, जब भी ए प्लस आयन देगा, ए जलीय विलयन में देगा। किस में देगा? जलीय विलयन में देगा, जिसे आप एक्वस कहते हैं। ठीक, अगर हम पहली एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमारे पास HCl है, HCl क्या है? एक्वस है। ठीक, और इसे जैसे हम H2O के साथ विलयन बनाते हैं, क्योंकि ये जलीय विलयन है
HCl का जो घोल है इसको हम जल के साथ जैसे इसकी रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पर H2O लिखे हैं क्योंकि इसकी जल के साथ अपक्रिया कराते हैं। जैसे अपक्रिया कराते हैं वैसे क्या होता है, H प्लस अलग हो जाता है प्लस Cl हो जाता है माइनस। ठीक, देखिए यहाँ हाइड्रोजन आयन क्या हुआ, अलग हो गया और Cl माइनस अलग हो गया। तो ये क्या दे रहा है परिभाषा में, आप देखिए कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन, जलीय विलयन कौन सा है, HCl है। एक्वस का मतलब होता है जलीय विलयन। ठीक, एक्यू का मतलब होता है एक्वस। ठीक, जलीय विलयन जो घोल बना, जलीय विलयन में प्लस आयन देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। HCl को जैसे हमने H2O के साथ अपक्रिया कराई वैसे क्या हुआ, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में टूट गए। अब जब HCl जब आपस में टूटा तो नया उत्पाद क्या बना, H प्लस हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बना, Cl माइनस बना और H प्लस बना, और इसी की हम चर्चा यहाँ कर रहे थे। ठीक, तो ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए इसी पे एक और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास क्या होता है, जैसे H2SO4 होता है, H2SO4 होता है, क्या है, विलयन तो ही है ना। अगर H2SO4 की बात करें सेकंड में, H2SO4 एक्वस की बात करें और इसे जल के साथ अपक्रिया कराएं, किसके साथ, दिख रहा है ना, जल के साथ, यानी H2O के साथ अपक्रिया कराएंगे तो इसमें क्या बनेगा, 2H प्लस SO4 माइनस 2। ठीक, ये आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन प्लस आयन दे रहा है, क्या दे रहा है, हाइड्रोजन प्लस आयन दे रहा है, किसके साथ, एक्वस जो था उसको हम हाइड्रोजन H2O जल के साथ जब अपक्रिया करा रहे हैं तब। ठीक, और देखिए, हाँ ठीक, अच्छा ये -2 जो है, हमने आपको एक सारणी बताई थी जिसमें क्या हो रहा था कि उसकी संयोजकता देखे थे ना, जैसे H2SO4 की संयोजकता 2 होती है, क्लोरीन की संयोजकता माइनस में होती है, यानी सोडियम की संयोजकता प्लस में होती है। इन सब की चर्चा हमने की थी ना, और हमने आपको कहा भी था कि इस श्रेणी जो हमने लिखाई थी उस श्रेणी को हमने कहा भी था कि श्रेणी आप लोग क्या करिए, आराम से नोट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक, तो चलिए दो हमने एग्जाम्पल देखे हैं कि HCl से कैसे हाइड्रोजन प्लस आयन अम्ल अलग हो रहा है और H2SO4 से कैसे प्लस आयन दे रहा है ना, धन आयन दे रहा है, इसकी चर्चा हम किए थे। अगर मान लीजिए जैसे हमारे पास एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हम इसको हटा दें ऊपर से, इस परिभाषा को इस वाली लाइन को हटाते हैं। ठीक ठीक, देखिए सब लोग पहले काम करिएगा कि आप नोट्स कापी जरूर लेकर बैठिएगा, पेन और कलम के साथ, पेन कापी के साथ इस क्लास में बैठिएगा। सॉरी, हमने पेन कलम दोनों ही बोल दिया, थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा कि हम बोलना चाहते थे कि पेन और कापी लेकर जरूर बैठिएगा। जो भी पॉइंट आपको डी नोट कराया जाए आप लोग तुरंत नोट करते चलिएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, अब देखिए जो तीसरा उदाहरण है, हम क्या ले लेते हैं, एसिटिक अम्ल ले लेते हैं। अगर एसिटिक अम्ल को हम H2O के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, जो हाइड्रोजन प्लस आयन होगा वो अलग हो जाएगा और माइनस का जो बचेगा वो अलग हो जाएगा। ठीक, अगर इसकी हम बात करें एसिटिक अम्ल तो होता क्या है, CH3 COOH। अगर ये क्या है, एक्वस है, अगर इसकी हम अपक्रिया कराएं H2O के साथ तो हमारे पास क्या बनेगा, H निकल जाएगा, प्लस में क्या बचेगा, CH3OO माइनस यहाँ पर प्लस। ठीक, इस तरह हमें क्या बनेगा, एक जो उत्पाद बनेगा वो जो जलीय विलयन एक्वस के साथ हम एसिटिक अम्ल को मिला रहे हैं उसमें क्या होगा, H प्लस आयन निकल जाएगा। ठीक, ये है एसिटिक अम्ल, क्या है, एसिटिक अम्ल है। अगर कोई कंफ्यूज मत होइएगा, ये एसिटिक अम्ल है जिसका सूत्र क्या होता है, CH3COOH, जिसे हम क्या कहते हैं, CH3COOH, एक्वस में होता है, एक विलयन है। एसिटिक अम्ल जो है वो एक प्रकार का हम विलयन की बात करते हैं। ठीक, एसिटिक अम्ल में एक प्रकार की हम विलयन की बात करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अम्ल की डिफिनेशन आर्हेनियस अवधारणा के अनुसार समझ में आ गई होगी और आप लोग सब लोग नोट भी कर लिए। अगर नोट कर लिए हो तो हम आगे चलें क्षारक पर। हम अम्ल की बात कर लिए हैं, अब हम क्षार की बात करेंगे। ठीक,
चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, हम थोड़ा साइड में हैं, नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए। चलिए अब इसको हम हटा रहे हैं। अब हम बात करते हैं क्षार की। अम्ल की तो बात हमने कर ली, अब हम बात करते हैं क्षार की। क्षार में क्या होता है, इसमें तो प्लस आयन दे रहा है, लेकिन उसमें OH प्लस आयन देगा। क्या देगा? OH प्लस आयन देगा। हाँ, ये आर्हेनियस सिद्धांत ही रहेगा। ये जो अम्ल की हमने परिभाषा देखी वो आर्हेनियस के सिद्धांत अवधारणा पर देखी, आधुनिक अवधारणा हमने देखी, उसी को कहते हैं। या आपको आयनन के आधार पर देखी, उसी के आधार पर हम क्षार की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? क्षार की, जिसे हम क्षारक कहते हैं। क्षार की बात करेंगे। ठीक, किसकी बात करने वाले हैं? क्षार की। अगर हम क्षार की बात करें तो क्षार को भस्म भी कहा जाता है। क्षार को भस्म भी कहा जाता है, भस्म भी कहा जाता है। क्षार या भस्म एक ही चीज है। ठीक, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भस्म दे दिया जाता है तो क्षार में दिक्कत हो जाती है, तो इसीलिए हम बता दे रहे हैं कि क्षार जो है भस्म का ही अवरूप है। अगर इसका हम बात करें तो ये भी जलीय विलयन में ही हो रहा है। आर्हेनियस चाचा जब आएंगे बोट में ही आएंगे, बोट में ही आएंगे। और बोट में आने का मतलब है वो जल से आएंगे, जल में हर प्रकार की वस्तुओं को घोलते हुए आएंगे, एक विलयन बनाते हुए आएंगे। ठीक, तो इसमें परिभाषा वही रहेगी, लेकिन बस थोड़ा सा जो इसमें क्या किया गया है, एक्सचेंज किया गया है, चेंज किया गया, वो चेंज किया गया है। उसमें प्लस में धनायन आता था, इसमें OH में प्लस में आया। क्या आएगा? उसमें H प्लस में आता था, इसमें OH माइनस आयन देता है, देगा। वो जो क्षार की बात करेंगे। ठीक, तो इसमें लिखिए परिभाषा की अगर हम बात करें तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं उसे क्षार या भस्म कहा जाता है, भस्म कहा जाता है। ठीक, क्यों भस्म इसलिए लिख रहे हैं कि जो छोटे राइटर होते हैं, जो छोटे राइटर होते हैं, वो अपने बुकों में भस्म का भी प्रयोग कर देते हैं कि उनकी जो बुक है उसकी डिमांड बढ़ जाए। अपने द्वारा प्रकाशित की गई बुक का डिमांड बढ़ाने के लिए वो एक शब्द को, जो जितने भी छोटे बड़े नाम होते हैं, सबको तोड़ मोड़ के लिख देते हैं। ठीक, जबकि बड़ी बुकों में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अगर हम इसमें बात करें कि जो जलीय आयन है, जलीय विलयन है, उसमें हाइड्रोक्साइड OH माइनस दे रहा आयन। अगर इसकी हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में कैसे देता है, तो हम इसमें जैसे क्या होता है, हमारे पास NaOH होता है, NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसको हम जल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो सोडियम अलग हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्वस जो होता है वो HO प्लस आयन अलग हो जाता है। ठीक, हाँ सॉरी, सोडियम तो जल में जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि सोडियम जो है जल में तुरंत पकड़ लेता है आग की तरह, पेट्रोल से ज़्यादा तेज उसकी लपक निकलने लगती है अगर सोडियम पर पानी डाल दिया जाए तो। ठीक, इसीलिए सोडियम को क्या करते हैं हम? घासलेट यानी मिट्टी के तेल में रखते हैं। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई? आगे चलें। हाँ, अरे थोड़ा बदल देते हैं भाई, पर बदलू तो नहीं है ना, पलटू राम तो नहीं हो रहे हैं, थोड़ी सी इधर उधर लैंग्वेज हो जाती है, उसके लिए सॉरी। ठीक, चलिए अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, जैसे NaOH क्या है? एक्वस है। अगर इसको हम अपक्रिया कराएंगे तो इसमें क्या होता है कि Na जो होता है सोडियम प्लस अलग हो जाता है और OH माइनस अलग हो जाता है। ठीक, तो ये जो एक्वस था हमारा, जो जलीय विलयन था, इससे हमें क्या प्राप्त हो रहा है? OH माइनस प्राप्त हो रहा है, जबकि क्षार है। NaOH क्या है? क्षार है। यहीं से पता चलता है कि NaOH क्या है? क्षार है। जबकि HCl क्या होता है? अम्ल होता है, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस आयन दे रहा था ना। या आपके पास कहते हैं CH3COOH एसिटिक अम्ल तो है ही, इसको सबको पता है। उसके बाद जो H2SO4 था वो भी क्या है? एक अम्ल विलयन है,
अम्लीय विलयन है। ठीक, अगर इसमें बात करें कि ए जो NaOH क्या है, तो क्षारीय विलयन है। विलयन है, जलीय विलयन है, घोल है, पर ये कौन सा है, क्षारीय है। ठीक, जैसे मान लीजिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए, ऐसे देख लीजिए कि हमारे पास क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है, एक्वस है। जहां भी आपको AQ दिख जाए समझ लेना आप लोग कि ये एक्वस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एक्वस की बात कर रहे हैं। ठीक, यहां तक बात समझ में आई, ज्यादा स्पीड में तो नहीं चल रहे हैं। जिन लोग को लग रहा है कि ज्यादा स्पीड में चल रहे हैं वो प्लीज अपनी बात कमेंट में जरूर छोड़िएगा, हम आपके प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। ठीक, अगर आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करते हैं कि सर आप स्पीड में पढ़ाते हैं, तो हम स्पीड को अगली वीडियो में क्या करेंगे, थोड़ा कम कर लेंगे। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। ठीक, चलिए हम क्या करते हैं, अब जैसे हमारे पास क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, अगर हम इसको एक्वस के साथ, अब क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस। हाँ, एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जो अपक्रिय अम्लीय क्षारीय होता है, इसकी परिभाषा में या समीकरण में आपको एक्वस देना, जलीय विलयन देना अनिवार्य है। अगर आप जलीय विलयन नहीं लिखोगे, एक्वस नहीं लिखोगे, तो आपकी समीकरण, आपकी परिभाषा गलत हो जाएगी, उसका कोई आपको नंबर नहीं मिलेगा। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, KOH का मतलब होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें क्या होगा, जो K होगा पोटेशियम प्लस अलग हो जाएगा, और इसमें OH माइनस जो आयन बनेगा हाइड्रोक्साइड वो अलग हो जाएगा। इसीलिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की हम बात करें तो ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक तरह का एक क्षारीय विलयन है। यहाँ तक बात समझ में आई। अम्ल और क्षार किसे कहते हैं, हमने परिभाषा भी आपको बता दी, और एक एक दो दो जितने हो सके हमने उदाहरण भी बता दिए। ठीक, इसको आप नोट करिए। उसके बाद हमें जो अलग से अवधारणा दी गई थी, जिसे हम ब्रोस्टेडी लौरी अवधारणा कहते हैं, हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक, क्या है, ब्रोस्टेडी लोरी अवधारणा पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, हटाएं। चलिए इसको हम हटा रहे हैं। ठीक, अब हम अवधारणा बदलते हैं। क्या हम बदलते हैं, अवधारणा बदलते हैं। हम आते हैं ब्रोस्टेड अवधारणा पर, जो अम्ल और क्षार के बारे में एक और वैज्ञानिक ने जो अवधारणा दी थी, हम उसकी बात करने वाले, जिसका नाम क्या है, ब्रोस्टेड लौरी अवधारणा। ठीक, ये दूसरा नंबर पॉइंट है। अब देखिए ब्रोस्टेड लौरी अवधारणा का मतलब है, देखिए इसका पढ़ने का मतलब ये है कि कभी कभी बोर्ड में क्या होते हैं, जो ये तो वैसे 11 में है, 11th में है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना इसलिए पड़ रहा है कि कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन जो आते हैं आउट ऑफ नेटवर्क हो जाते हैं। हमारी भाषा में, आपकी भाषा में कहें कि आउट ऑफ नेटवर्क यानी आउट ऑफ सिलेबस हो जाते हैं। जब आउट ऑफ सिलेबस हो जाते हैं तो आप लोग को दिक्कत होने लगती है, और उसी दिक्कत को कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इनको आपको पढ़ा भी नहीं, क्योंकि जैसे बिहार बोर्ड, MP, राजस्थान बोर्ड में कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक, तो उसके आधार पे हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक, अब देखिए, अब अगर इसमें अम्ल और क्षार की बात करें तो अम्ल जो होता है प्रोटॉन, क्या होता है, प्रोटॉन क्या है, जो अगर अम्ल की बात करें तो इसमें प्रोटॉन दाता होता है। क्या होता है, प्रोटॉन, अम्ल प्रोटॉन दाता होता है। ठीक, दूसरा अगर क्षार की बात करें हम, तो क्षार में क्या होता है, प्रोटॉन ग्राही होता है। क्षार प्रोटॉन ग्राही होता है। ठीक, देखिए अम्ल क्या होता है, अम्ल प्रोटॉन दाता होता है, क्षार क्या होता है, प्रोटॉन ग्राही होता है। इन दोनों लोग के लिए सिर्फ क्या है, ब्रोस्टेड लाहौरी अवधारणा के लिए सिर्फ आप इतना ही याद करिए कि जो अम्ल होता है वो प्रोटॉन दाता होता है, और जो क्षार होता है वो प्रोटॉन ग्राही होता है। ठीक, बस इतनी सी बात को याद रखिएगा, बाकी इस क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसकी सिर्फ अवधारणा में अम्ल को क्या, क्षार को क्या होता है, बस इतना ही ध्यान रखिए। ठीक, चलिए सब लोग अगर इसे नोट कर ले हो तो एक अवधारणा और है, फिर उसके बाद हम सूचक पे आते हैं। ठीक,
एक अवधारणा और है जो जिसे हम लुईस अवधारणा कहते हैं। क्या है? लुईस अवधारणा। हाँ देखिए, कभी कभी ऐसा है, इसमें कई वैज्ञानिकों का आने का मतलब ये है, आप छोटी सी बात समझ लीजिए कि जो आप अम्ल और क्षार में तीन तीन वैज्ञानिक देख रहे हैं, इसमें तीन वैज्ञानिकों का आने का मतलब ये है कि कभी कभी कुछ चीज़ हम प्रूव करना चाहते हैं पर प्रूव नहीं कर पाते हैं। वही चीज़ दूसरा व्यक्ति आता है वो प्रूव कर देता है, वही चीज़ दूसरा भी नहीं कर पाता, तीसरा व्यक्ति आता है उसको प्रूव कर देता है ना। तो कभी भी एक व्यक्ति एक अकेले काम नहीं कर सकता ना। इसीलिए इसमें समय के हिसाब से जैसे जैसे समय ढलता गया वैसे वैसे लोगों ने अपने विचार प्रस्तुत किए, और जैसे जैसे विचार प्रस्तुत किए वैसे वैसे परिभाषाएं बनती चली गई। ठीक, तो चलिए हम तीसरे नंबर की बात करते हैं, लुईस अवधारणा की। ठीक, किसकी बात करते हैं? लुईस। तीसरे नंबर पे हम किसकी बात करेंगे? लुईस अवधारणा की। अगर हम लुईस अवधारणा की बात करें तो इसमें क्या होता है, जैसे हम अम्ल की बात करें, क्या बात करें? अम्ल की। लुईस अवधारणा में जो अम्ल होता है ये क्या करता है, जिस पर धनावेश होता है उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल मान लेते हैं। जिस पर धनावेश दिख जाए उसे हम अम्ल मान लेते हैं। जबकि कभी कभी ऐसा होता है कि धनावेश नहीं दिखता है लेकिन फिर भी वो अम्ल हो जाता है, अम्लीय विलयन हो जाता है। धनावेश न दिखे तब भी क्या होता है? अम्लीय विलयन हो जाता है। ठीक, तो इसीलिए ये क्या हुई, इनकी डिफिनेशन फेल हो गई, इनकी परिभाषा फेल हो गई। ठीक, क्या है? जिस पर अम्ल की अगर हम बात करें, लिख लेते हैं, जिस पर धनावेश, धनावेश मतलब समझ रहे हो, धनात्मक चार्ज। ठीक, धनात्मक जिसे ऐसे कहते हैं, धनावेश दिख जाए, दिखे तो वह क्या है? अम्ल कहलाता है, अम्ल कहलाता है। ठीक, यहां तक बात समझ में आई कि जिस पर धनावेश दिखे तो वह क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। ठीक, अब धनावेश किस पे होता है? धनावेश किस पे होता है? जैसे हमने पहले भी चर्चा किया था, आपको बताए थे कि H+ पे धनावेश होता है, हाइड्रोजन प्लस। ठीक, और क्या है? Mg+2, इस पे भी प्लस चार्ज हो गया। Ca+2 हो गया, क्या हो गया? Ca+2 हो गया, Ca+2 हो गया। ठीक, इस पे क्या हो रहे हैं? प्लस चार्ज है, यहाँ धनावेश दिख रहा है, इसीलिए क्या है? धनावेश दिख रहा है, इसीलिए क्या है कि इसमें हम किसकी बात करते हैं? अम्ल की बात करते हैं। अगर क्षार की बात करें तो जस्ट इसके विपरीत उन्होंने अपना तर्क दिया। अपना तर्क जस्ट विपरीत इसलिए दिया, देखिए कैसे दिया। जैसे हम क्षार की बात करते हैं, क्षार में लुईस की जो धारणा थी, इन्होंने उसके विपरीत कर दिया कि अगर अम्ल में प्लस आयन दिखेगा तो क्षार में माइनस दिखेगा, ऋणात्मक बेस आ जाएगा, आवेश आ जाएगा। ठीक, तो यहीं पर लिखा गया कि जिस पर ऋणावेश दिखे वह क्या है? क्षार कहलाता है, क्षार कहलाता है। ठीक, क्षार कहलाता। अब इसमें ऋणावेश की बात आ जाए, जैसे Cl हो गया, Cl पे क्या होता है? ऋणावेश होता है। O पे -2 का ऋणावेश होता है, H पे माइनस होता है। ठीक, जैसे Cl-, O-2, H-। अब कुछ लोग दिक्कत में पड़ जाएंगे कि हाइड्रोजन पे जो H है इस पे माइनस दिख ही नहीं सकता। देखिए बच्चा, जो हाइड्रोजन है वो वैश्विक है, इंडिविजुअल है, उस पे प्लस भी चार्ज हो सकते हैं और माइनस भी चार्ज हो सकते हैं। यहाँ पर माइनस देखकर आप घबराइएगा नहीं। और हाँ, यहीं से पेचीदा पेच फंस गया। इन लुईस अवधारणा जो थी, लुईस साहब को ये पेचीदा पेच फंसा कि हाइड्रोजन पे तो हमें प्लस भी आयन मिल सकता है और ऋणावेश भी मिल सकता है, यानी धनायन आवेश और ऋणायन वेश दोनों मिल सकते हैं। इसीलिए ये अवधारणा इनकी गलत फेल हो गई। से इनकी जो अवधारणा थी, ये जो नियम दिए वो गलत साबित हो गया, क्योंकि भाई ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है ना, तो हम कैसे पता करेंगे ना कि क्षार है कि विलयन है। इसीलिए इनकी अवधारणा कट्टम कुट्टम में चली गई। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई? अगर यहाँ तक बात समझ में आई हो तो फिर हम आगे चलें और हम किसकी बात करें? सूचक की।
जो क्षार और अम्ल की में मेन टॉपिक आता है जिसे हम सूचक बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में इंडिकेटर भी बोलते हैं, सूचक। और हम सूचक की ही बात करने वाले हैं। ठीक, इसको हटाएं। अच्छा, पढ़ा क्यों रहे हो? देखिए, जिन लोगों के मन में आ रहा है कि अगर ये आता नहीं पढ़ा क्यों रहे हैं, हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो होता है कभी कभी हमारे बोर्ड के एग्जाम में या किसी भी प्रकार का जो मान लीजिए वनडे एग्जाम होते हैं, उनमें कभी कभी क्या होता है, हमारे पास सवाल या क्वेश्चन जो आ जाते हैं वो आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं। तो इसीलिए आपको आउट ऑफ सिलेबस भी कुछ चीज़ों को जानकारी लेनी है, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है। ठीक, तो चलिए हम अब किसकी बात करते हैं? सूचक की। अगर हम सूचक की बात करें तो सूचक का अगर सामान्य अर्थ देखोगे तो सूचना देने वाला, सूचना देने वाला। ठीक, अगर हम सूचक की बात करें सामान्य अपनी लैंग्वेज में तो इसका मतलब क्या होता है? सूचना देने वाला। सूचक का मतलब सूचना देने वाला ना। अच्छा, जैसे हाँ, जैसे एक बच्चा कह रहा है जैसे मीडिया वाले हैं, मीडिया वाले हमें सूचक की तरह दिखते हैं कि हर बात की सूचना, पर देखिए हर सूचना सही नहीं देते हैं। बहुत सी सूचना ऐसी होती है जो आप तक गलत भी पहुंचाई जाती है, जिसे आप नैरेटिव कह सकते हैं कि नैरेटिव बनाया जाता है गलत सूचनाओं का। ठीक, चलिए खैर बात ठीक है, वो सब अपनी जगह पर है। हम बात कर रहे हैं सूचक की। सूचक का मतलब है सूचना देने वाला। ठीक, अब देखिए सूचना जो होता है, जो सूचक होता है, किन किन बातों का विशेष ध्यान रखता है? सूचक एक तो गंध का पर विशेष ध्यान रखता है। ठीक, दूसरा रंग पर, रंग और गंध पर विशेष ध्यान रखता है सूचक। क्या कहता है? सूचक क्या करता है? रंग और गंध पर विशेष नजर रखता है। ठीक, अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें तो वे वो होते हैं, क्या है? वे जो अपना रंग, क्या है? जो अपना रंग, गंध इत्यादि परिवर्तन करके हमें सूचना देते हैं कि कौन अम्ल है, कौन क्षार है। उसे हम क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। कि अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें तो लिखिए, वे जो अपने रंग, कामा गंध इत्यादि में परिवर्तन करके हमें सूचना देते हैं, कि वह अम्ल है कि क्षार, अम्ल है कि क्षार। ठीक, देखिए सूचक क्या होते हैं? वे जो अपने रंग, गंध इत्यादि परिवर्तन करके हमें सूचना देते हैं कि वह अम्ल है कि क्षार। क्षार सूचक किसे कहते हैं? जो रंग और गंध के बारे में सूचना देते हैं कि वो क्षार हैं कि अम्ल हैं, और रंग और गंध से ही हम पता चलता है कि कोई क्षार है कि कोई अम्ल है। ठीक, अगर हम सूचक की प्रकार की बात करें, तो सूचक तीन प्रकार से होते हैं। सूचक की अगर हम बात करें तो सूचक कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर लिख लीजिए, सूचक तीन प्रकार के होते हैं। तीन, ये आपसे बहुविकल्पी में भी पूछ सकता है, प्रकार के होते हैं। ठीक, सूचक कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। अब तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं? सूचक की अगर हम प्रकार की बात करें तो सूचक कौन कौन से होते हैं? सूचक के तीन प्रकार होते हैं। पहला जो होता है प्राकृतिक सूचक। क्या होता है? प्राकृतिक सूचक होता है। दूसरा क्या होता है? संश्लेषित सूचक होता है, जिसे मानव निर्मित सूचक भी कहते हैं। ठीक, क्या है? मानव निर्मित सूचक कहते हैं। ठीक, और तीसरे की हम बात करें तो गंधीय सूचक कहलाता है। ठीक, इसमें आप लोगों को जो संश्लेषित सूची है या सूचना है या सूचक है, जो संश्लेषित सूचक है, मानव निर्मित सूचक है, ये बहुत सी बुकों में नहीं दिया है। ठीक, तो बहुत सी बुकों में नहीं दिया है, तो इससे आप घबराइएगा नहीं, आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा एक्स्ट्रा। ठीक, अगर इसकी हम पहले की बात करें तो क्या है? प्राकृतिक सूचक।
प्राकृतिक सूचक। ठीक, दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो दूसरा है संश्लेषित सूचक, या इसे मानव निर्मित सूचक भी कहते हैं, मानव निर्मित सूचक। तीसरा जो है गंधीय सूचक, क्या है? गंधीय सूचक। यहां तक बात समझ में आई कि सूचक कितने प्रकार के होते हैं? सूचक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार? प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक और गंधीय सूचक होते हैं। ठीक, सूचक 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक और गंधीय सूचक। ठीक, तो सब लोग नोट कर लिए हैं? सब लोग नोट कर लिए हैं कि नहीं? चलिए, नोट कर लिए होंगे। और सब लोग नोट्स और जरूर बनाते चलिएगा। पेन और कॉपी आप लोग इस इवेंट में लेकर जरूर आया करिएगा। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।